इतिहास। अध्याय 114। यांग लिन का गिफ्ट। लिन मिंग को शाही सिंहासन के लिए संघर्ष में शामिल होने में कोई दिलचस्पी या कारण नहीं था। हालांकि क्राउन प्रिंस और मुई ने उसके प्रति दयालुता दिखाई थी। यदि क्राउन प्रिंस ने 7 प्रोफाउंड मार्शल हाउस की प्रवेश परीक्षा के दिन उनकी मदद के लिए ध्वनि संचारित ताबीज नहीं भेजा होता तो लिन मिंग भाग नहीं ले पाते। इतना ही नहीं, बल्कि उसे बुरी तरह जेल में डाल दिया गया होता और यहां तक कि विकलांग भी कर दिया जाता। लिन मिंग एक विचारशील व्यक्ति थे, जिन्होंने दूसरों द्वारा उनके लिए किए गए अच्छे कार्यों और उपकारों का बदला चुकाया। स्वार्थी एवं कृतघ्न होना उनके स्वभाव का हिस्सा नहीं था। अगर उसने कभी ऐसा कुछ किया तो यह उसके दिल के साथ सच्चा विश्वासघात होगा। उन्होंने स्पष्ट रूप से पूछा, महाराज, मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूं? यांग लिन को उम्मीद नहीं थी कि लिन मिंग सीधे मुद्दे पर आएंगे। यह काफी ताजा था। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, भाई लिन, आप एक सीधे सादे व्यक्ति हैं जो अपनी बात कहते हैं। फिर मैं भी 2 टूक हो जाऊंगा। अभी स्काई फॉर्चून किंगडम में एक नए व्यक्ति को सिंहासन विरासत में मिलने का समय आ गया है। 2 संभावित उम्मीदवार हैं जो ऐसा कर सकते हैं, मैं और मेरा 10वां छोटा भाई। मुझे क्राउन प्रिंस के पद पर धकेल दिया गया। ऐसे में अब जब मैंने बाघ की सवारी कर ली है तो मैं अब पीछे नहीं हट सकता। अब मेरी रानी मां का जीवन और मेरी छोटी बहन का जीवन पहले से ही मेरे साथ जुड़ा हुआ है। मुझे इस सिंहासन संघर्ष के लिए खुद को पूरी तरह से प्रतिबद्ध करना होगा, चाहे मैं कभी भी चाहूं या न चाहूं। मैं जानता हूं कि भाई लिन एक मार्शल कलाकार हैं जो राजनीतिक साजिशों से घृणा करते हैं, लेकिन भाई लिन को चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर भाई लिन मेरी मदद करने को तैयार हैं, तो मैं भाई लिन से कुछ नहीं करवाऊंगा। मुझे बस भाई लिन के समर्थन की आवश्यकता है। 7 प्रोफाउंड मार्शल हाउस के मुख्य शिष्य के रूप में भाई लिन की स्थिति के साथ यह पहले से ही मेरे लिए बहुत फायदेमंद होगा। अगर मुझे 10,000 कदम पीछे हटना पड़े और यह कहना पड़े, भले ही मैं सिंहासन के लिए संघर्ष हार जाऊं, फिर भी मेरा 10वां छोटा भाई भाई लिन को छूने की हिम्मत कभी नहीं करेगा। लिन मिंग ने जवाब दिया, क्राउन प्रिंस महामहिम, मुझे डर है कि आपने गलत समझा है। मैं 10वें राजकुमार के प्रतिशोध से नहीं डरता, न ही मैं हत्या के किसी प्रयास से डरता हूं। बात बस इतनी है कि मैं भविष्य में स्काई फॉर्चून किंगडम में नहीं रह पाऊंगा। ओह, मैं समझा, यांग लिन ने अपने दिल में आह भरी। लिन मिंग की वास्तव में ऊंची महत्वाकांक्षाएं थीं। वह किन जिंगसुआन के समान था। स्काई फॉर्चून किंगडम जैसा छोटा देश उसे समायोजित नहीं कर सका। लिन मिंग ने कहा, महामहिम, लेकिन मैं गारंटी दे सकता हूं कि जब तक मैं स्काई फॉर्चून किंगडम से बहुत दूर नहीं हूं, अगर मैं सिंहासन के लिए संघर्ष की खबर सुनता हूं, तो मैं जितनी जल्दी हो सके वापस आऊंगा और महामहिम को उधार दूंगा मदद का हाथ। यांग लिन ने खुशी से कहा, मैं भाई लिन के प्रति बहुत आभारी हूं। यांग लिन लिन मिंग को रेजिडेंसी का दौरा कराने के लिए ले आए, जो वास्तव में एक जागीर थी। जागीर में सैकड़ों एकड़ खेत की भी कुर्की थी। वहां बड़ी संख्या में पशुधन, मुर्गी पालन और मछली और झींगा के लिए विशाल तालाब थे। जागीर के अंदर पुरुष नौकर, रक्षक, नौकरानियां थीं। जागीर के सभी खर्च आत्मनिर्भर थे और यहां तक कि अधिशेष भी था। जागीर के शयनकक्ष में कुछ पैसे और कीमती सामान थे। मेज पर चंदन का डिब्बा रखा था। सच्चे सार वाले पत्थरों की पंक्तियां भीतर बड़े करीने से पंक्तिबद्ध थीं। ये असली सार पत्थर शुद्ध रंग के थे और स्पष्ट रूप से बेहतर गुणवत्ता के थे। उनकी संख्या 100 से अधिक थी। भले ही लिन मिंग इनके साथ प्रतिदिन खेती करें, इन सच्चे सार पत्थरों की यह संख्या उनके लिए आधे साल तक चलने के लिए पर्याप्त होगी। असली सार वाले पत्थरों के शुद्ध रंग से पता चलता है कि उनके भीतर असली सार की मात्रा सामान्य से कई गुना अधिक है। ये तोहफा, ये काफी उदार था। जिस बक्से में इतने सारे सच्चे सार पत्थर थे, लिन मिंग को एक सादी अंगूठी भी मिली।
अंगूठी देखने में ऐसी लग रही थी जैसे ये पुराने कांसे से बनी हो, लेकिन इसमें सच्चे सार के उतार चढ़ाव का हल्का संकेत झलक रहा था। मम, ये है। लिन मिंग की आंखें रिंग पर टिक गईं। उसने ये देखने के लिए अपनी आत्मा को बाहर भेजा कि इसमें क्या असामान्य था। यांग लिन ने मुस्कुराते हुए कहा, भाई लिन की आंखें अच्छी हैं। यह एक निम्न श्रेणी का मानव चरणीय स्थानिक वलय है। यह मेरे शिक्षक मिस्टर मुई की ओर से उनके छोटे भाई लिन को एक उपहार है। स्थानिक वलय। लिन मिंग का दिमाग खाली हो गया। उसने पहले भी इस तरह की अंगूठी के बारे में सुना था। अंदर एक छोटा सा पॉकेट आयाम था और इसका उपयोग कई चीजों को संग्रहित करने के लिए किया जा सकता था। इसे अस्थिर भी कहा गया। सच तो यह था कि कई सौ वर्षों के बाद अंदर की जगह अपने आप ढह जाएगी और अंदर का सामान भी नष्ट हो जाएगा। एक स्थानिक वलय को उसके आकार और उसकी स्थिरता की डिग्री के अनुसार कई अलग अलग ग्रेडों में विभाजित किया जा सकता है। हालांकि यह स्थानिक वलय केवल एक निम्न श्रेणी का मानव चरणीय खजाना था, इसका वास्तविक मूल्य एक मध्यम श्रेणी के मानव चरणीय खजाने जितना ही अच्छा था। ऐसा इसलिए था क्योंकि स्थानिक वलय बनाना बहुत कठिन था। एक मार्शल कलाकार के लिए अंतरिक्ष में दरार को तोड़ना कहना आसान था, लेकिन करना आसान नहीं था। भले ही यह केवल एक छोटा, अस्थिर स्थान था जो कुछ 100 वर्षों तक चला, यह आसान नहीं होगा। वे स्थानिक वलय जिनका आंतरिक स्थान विशाल था और बहुत स्थिर थे, मूल्य में अमूल्य थे। मिस्टर मुई ने मुझे ये दिया। मम, शिक्षक ने कहा कि उन्हें यह स्थानिक वलय भाई लिन के कारण प्राप्त हुआ। जब भाई लिन ने 7 प्रोफाउंड मार्शल हाउस में प्रवेश किया था, तो आप शायद नहीं जानते होंगे, लेकिन 7 प्रोफाउंड मार्शल हाउस के एल्डर जू और वांग यानफेंग के पिता पुराने दोस्त थे, और इस प्रकार एल्डर जू आपके प्रथम स्थान के नए शिष्य के रूप में नामित होने से असंतुष्ट थे। इसलिए मिस्टर मुई ने उससे शर्त लगाई। उन्होंने शर्त लगाई कि भाई लिन वांग यानफेंग से पहले स्वर्गीय निवास में प्रवेश करेंगे। अंत में भाई लिन ने स्वर्गीय निवास में प्रवेश किया और एल्डर जू हार गए। यह स्थानिक वलय उस दांव का जुआ दांव था। तो वही हुआ। मुझे एल्डर जू याद है। वांग यानफेंग को हराने के बाद यह बुजुर्ग जू परेशानी देखने के लिए मंच पर आया। हाँ, वह वही है। तो भाई लिन, कृपया इस स्थानिक अंगूठी को स्वीकार करें। इसे एल्डर जू की ओर से माफी माने। ठीक है, फिर मैं महामहिम से मेरे लिए मिस्टर मुई को धन्यवाद देने के लिए कहूंगा। लिन मिंग झिझके, फिर उपहार प्राप्त किया। चूंकि उसने पहले ही क्राउन प्रिंस की मदद करने का फैसला कर लिया था, इसलिए वह अब अपने कार्यों में पाखंडी नहीं होगा। उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है, यह स्थानिक अंगूठी वास्तव में काफी उपयोगी थी। बाद में वह इसका उपयोग शिलालेख तकनीक सामग्री के उन सभी ढेरों को जमा करने के लिए कर सकता था जो उसने जमा कर रखे थे। हा, भाई लिन, चिंता मत करो। स्थानिक वलय में भी कुछ है। भाई लिन इसे बाहर निकाल सकते हैं। जब तक आप अपनी आत्मिक शक्ति को स्थानिक वलय के माध्यम से भेजते हैं, आप ऐसा करने में सक्षम होंगे। ओह, लिन मिंग ने वैसा ही किया जैसा क्राउन प्रिंस ने कहा था, और अपनी आत्मिक शक्ति से स्थानिक वलय में प्रवेश किया। उसे अंदर कपड़े के टुकड़े जैसा कुछ महसूस हुआ। जैसे ही उसने उसे बाहर निकाला तो देखा कि वह बैंगनी सुनहरे रंग का लचीला कवच था। लचीला कवच पतली धातु के तारों से बुना हुआ प्रतीत होता था। ये स्पर्श करने में नर्म था, और लचीले कवच के ऊपर एक लाल रंग का रक्त चिन्ह था। ये रक्त चिन्ह जटिल एवं रहस्यमय थे। वे अत्यंत चमकदार रोशनी से चमक उठे। लिन मिंग ने करीब से देखा और पाया कि रक्त का प्रतीक वास्तव में धातु के तारों की बनावट में घुस गया था और लचीले कवच का हिस्सा बन गया था। ये रक्त वर्ण स्पष्ट रूप से लचीले कवच के निर्माण के बाद लिखे गए थे। धातु की बुनाई के माध्यम से इन पात्रों को मजबूर करने की ताकत रखने के लिए यह बोल्ड लिखावट शैली निश्चित रूप से एक मास्टर की थी। यांग लिन ने कहा, इस लचीले कवच को पर्पल गोल्ड फ्लेक्सिबल आर्मर नाम दिया गया है।
अपने आप में यह एक मध्यम श्रेणी का मानव चरणीय खजाना है। ये रक्त प्रतीक एक चरम हॉटियन मास्टर द्वारा तैयार किए गए थे जो आकर्षण में विशेषज्ञ थे। इसे निकालने के लिए उसे अपने रक्तसार का उपभोग करना पड़ा। ये ट्रू एसेंस हमलों को कमजोर करने में सक्षम है। सच्चे सार के हमलों को कमजोर करें। लिंग मिंग आश्चर्यचकित था। सच्चा सार एक प्रकार की ऊर्जा थी जो स्वाभाविक रूप से शरीर के अंदर प्रसारित होती थी। यह लचीले कवच को आसानी से भेद सकता था। यह लचीला कवच अप्रत्याशित रूप से सच्चे सार हमलों को कमजोर करने में सक्षम था और एक मध्यम श्रेणी का मानव चरण खजाना भी था। इसकी कीमत की कल्पना की जा सकती है। यांग लिन ने कहा, भाई लिन अब बहुत संवेदनशील स्थिति में है। मुझे डर है कि आपको हत्या के प्रयास का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए मैं ये कवच भाई लिन को उपहार में देता हूं। यहां तक कि एक सामान्य हॉटियन मास्टर के लिए भी इस कवच को तोड़ना मुश्किल होगा। खैर, हालांकि मैं कहता हूं कि यह बहुत बढ़िया है। अधिक से अधिक यह लचीला कवच एक गुप्त हमले को रोक सकता है और कुछ समय के लिए देरी कर सकता है। अगर एक सच्चे हॉटियन मास्टर के खिलाफ मुकाबला करना है, तो मुझे डर है कि भाई लिन के लिए इस लचीले कवच को पहनने का कोई मतलब नहीं होगा। उद्धरण चिन्ह। हालांकि हॉटियन मास्टर लचीले कवच को नहीं तोड़ सकता था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि लिन मिंग इसे पहन सकता था और जिसे भी देख सकता था उसे चुनौती दे सकता था। जैसे ही हॉटियन मास्टर अपनी पूरी ताकत से शरीर पर प्रहार करता है, वह आक्रमण शक्ति लचीले कवच के माध्यम से प्रसारित हो जाती है और किसी व्यक्ति के सभी अंगों को फोड़ने के लिए पर्याप्त होती है। इससे भी कम, यह लचीला कवच केवल सच्चे सार के हमलों को कमजोर करता है और था उन्हें पूरी तरह से नकारने में असमर्थ। यह लचीला कवच अमूल्य था। यांग लिन को यह देने के लिए उसने बहुत बड़ी कीमत चुकाई होगी। लिन मिंग ने थोड़ा संकोच किया और फिर इसे लेने का फैसला किया। वह सचमुच इस समय बहुत संवेदनशील स्थिति में था। इस लचीले कवच को एक भाग्यशाली तावीज भी माना जा सकता है। धन्यवाद, महामहिम। हाँ, भाई लिन बहुत विनम्र है। वास्तव में, मैं भाई लिन को धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं जो कुछ भी दे सकता हूँ, ईमानदारी से कहूँ तो मेरा 10वां भाई उससे भी अधिक दे सकता है, जो कि मैं जो दे सकता हूँ उससे कहीं बेहतर है, यांग लिन ने स्पष्ट रूप से कहा। लिन मिंग और क्राउन प्रिंस तब तक और अंदर चले गए जब तक वे दूसरे कमरे में नहीं पहुंच गए। ये जागीर का मुख्य शयन कक्ष था। मास्टर बेडरूम बहुत शानदार था और शानदार ढंग से सजाया गया था। कमरे के मध्य में 10 फीट से अधिक चौड़ा एक बड़ा महोगनी बिस्तर था। ये 4 से 5 लोगों के आराम से सोने के लिए पर्याप्त था। इस समय 4 नौकरानियों ने पहले ही लिन मिंग के लिए बिस्तर तैयार कर दिया था। वे आदरपूर्वक पलंग के चारों कोनों पर खड़े हो गए। इन चारों नौकरानियों में से उनकी उम्र लगभग 16 साल के आसपास थी और यह बताना मुश्किल था कि कौन ज्यादा खूबसूरत थी। वे स्पष्ट रूप से सावधानीपूर्वक चयन प्रक्रिया से गुजरे थे। नौकरानियां आमतौर पर गरीब लोगों की बेटियां होती थीं जिन्हें बच्चों के रूप में बेच दिया जाता था। उनमें से सबसे सुंदर को चुना जाएगा और सेवा करने का प्रशिक्षण देने के लिए भेजा जाएगा। उन्हें ललित कलाएं भी सिखाई गईं। भविष्य में उन्हें काम करने के लिए कुलीनों के महलों में भेजा जाएगा। एक बार जब एक नौकरानी खरीदी जाती थी, तो उनका शरीर उनके मालिक का होता था और उनका मालिक अपनी इच्छानुसार उनका उपयोग कर सकता था। यह उन निजी नौकरानियों के लिए विशेष रूप से सच था जो कनेक्शन रूम में रहती थी और अपने मालिक के दैनिक कार्यों को पूरा करती थीं। ये तो रखैल बनने के बराबर था। इस प्रकार की नौकरानी आमतौर पर घर के शासन के लिए जिम्मेदार होती थी। अपने मालिक के शयनकक्ष में प्रतीक्षा करने और कुछ सफाई करने के अलावा उन्हें और कुछ करने की जरूरत नहीं थी। उनका मासिक खर्च और रुतबा बहुत ऊंचा था और यह एक ऐसा पद था जिसकी बाहरी नौकरानियां बहुत प्रशंसा करती थीं और ईर्ष्या करती थीं। कई नौकरानियां इसमें शामिल होना चाहती थीं। आखिरकार उनके लिए रखैल या यहां तक कि चाची बनना सबसे अच्छा परिणाम था। अन्यथा जब उन्हें शादी के लिए बेच दिया जाएगा, तो उनके लिए किसी सभ्य व्यक्ति को ढूंढना मुश्किल हो जाएगा।
यही कारण है कि अधिकांश समय जब कोई नौकरानी सुनती थी कि उन्हें बेच दिया जाएगा, तो वे अत्यधिक संकट में रोने लगती थीं। 4 नौकरानियों ने लिन मिंग को आते देखा और उनके दिल घबराहट से भर गए। उनमें से कुछ को सांस लेने में भी परेशानी हो रही थी। बटलर ने उन्हें पहले ही बता दिया था कि यह युवक कौन था। वह स्काई फॉर्चून किंगडम का सबसे चमकीला सितारा था, जिसे 7 प्रोफाउंड मार्शल हाउस का जीनियस कहा जाता था, जो हर शताब्दी में केवल एक बार आता था, और यहां तक कि एक मुख्य शिष्य बनने की संभावना भी थी। बटलर ने उन्हें पहले ही सख्त निर्देश दे दिए थे कि आज रात किसी भी तरह से उसकी सेवा करें और उन्हें सब कुछ सही और शानदार ढंग से करना होगा। यदि वे इस सर लिन पर अच्छा प्रभाव डाल सकें, तो इस जीवन में उन्हें गौरय से फीनिक्स में बदलने का मौका मिल सकता है। इसलिए ये शाम उनके लिए बेहद अहम थी। एक नौकरानी के रूप में, एक निजी नौकरानी के रूप में इस महान और सुंदर युवक की सेवा करने में सक्षम होना उनके जीवन का सौभाग्य था। बिस्तर करीने से बिछाया गया था और चादरों में जरा भी सिलवट नहीं थी। फर्नीचर और पर्दे सभी बेदाग साफ कर दिए गए थे। अगरबत्ती नई थी और फर्श चमक रहा था। लिन मिंग ने इन 4 ताजा और रसदार नौकरानियों को देखा। उसने चारों ओर देखा और बढ़िया महोगनी फर्नीचर, महंगे मसाले वाले बैंगनी सोने की अगरबत्ती, बुनी हुई रेशम की चादरें देखीं, और अपनी आह नहीं रोक पा रहा था। ये जीवन के सभी आराम और आनंद थे जो धन और प्रसिद्धि ला सकते थे। यांग लिन ने कहा, भाई लिन, अगर आप थके हुए हैं, तो चलो आज रात यहीं आराम करें। मैं भी भाई लिन के साथ जाऊंगा और अतिथि कक्ष में रहूंगा। लिन मिंग को पता था कि यांग लिन ने यह पेशकश की थी ताकि वह राहत महसूस कर सके और हत्या के डर के बिना आराम कर सके। वर्तमान राजवंश के युवराज के रूप में यांग लिंग के पास निश्चित रूप से मार्शल आर्ट के विशेषज्ञ थे जो उसके शाही रक्षक के रूप में काम करते थे। अन्यथा 10वें राजकुमार को लिन मिंग की हत्या करने की आवश्यकता नहीं होती। वह बस क्राउन प्रिंस को मार डालेगा और अपना काम खत्म कर देगा। लिन मिंग ने उन 4 नौकरानियों को देखा जो छोटे डरपोक सफेद खरगोशों की तरह थीं, और उनकी आंखों में आशा और भय का मिश्रण देखा। उसने अपना सिर थोड़ा हिलाया और यांग लिन से कहा, नहीं, मैं 7 प्रोफाउंड मार्शल हाउस लौटूंगा। मम, ये जागीर भाई लिन को पसंद नहीं है। वास्तव में नहीं, लिन मिंग ने फीकी मुस्कान के साथ कहा। उन्होंने आगे कहा, यहाँ जीवन बहुत आरामदायक और विलासितापूर्ण है। 7 प्रोफाउंड मार्शल हाउस के शांत और सरल दिन खेती के लिए अधिक उपयुक्त हैं। अध्याय 115 झांग गुआनियो। वास्तव में नहीं, लिन मिंग ने फीकी मुस्कान के साथ कहा। उन्होंने आगे कहा, यहाँ जीवन बहुत आरामदायक और विलासितापूर्ण है। 7 प्रोफाउंड मार्शल हाउस के शांत और सरल दिन खेती के लिए अधिक उपयुक्त हैं। यह भाई लिन बहुत मेहनती हैं। कभी कभी उचित आराम की आवश्यकता होती है। बहुत अधिक तनी हुई धनुष की डोरी आवश्यक नहीं कि अच्छी चीज हो। कुछ हद तक आराम भी अच्छा है। चूंकि भाई लिन ने जाने का फैसला कर लिया है, तो मैं वापस जाते समय भाई लिन की सुरक्षा के लिए गार्डों को बुलाऊंगा। मार्शल हाउस लौटते ही क्राउन प्रिंस ने लिन मिंग को सुरक्षित रखने के लिए तुरंत अपने शाही गार्ड को बुलाया। जब लिन मिंग चले गए, तो 4 युवा नौकरानियों को राहत मिली, लेकिन उन्हें हल्की निराशा भी महसूस हुई। कई 100 लोगों वाली उनकी पूरी जागीर पिछले कुछ दिनों से काम में व्यस्त थी और पूरी जागीर की सावधानीपूर्वक सफाई कर रही थी, लेकिन लिन मिंग ने केवल देखा था और बैठे भी नहीं थे। हालांकि ये जागीर अब लिन मिंग की थी। भले ही वह यहीं सोए या यहीं रहे, उन्हें हर दिन सब कुछ साफ और बेदाग रखना पड़ता था। क्या 4थे महीने में मुझे चुनौती दो। एक शानदार ढंग से सजाए गए हॉल में, एक मुलायम रेशमी गद्दे के ऊपर, एक बेहद खूबसूरत युवक आराम से एक हेडरेस्ट के सहारे लेटा हुआ था। इस नवयुवक के हाथ लालच से एक महान संपदा के मनमोहक सौंदर्य को गले लगा रहे थे। गद्दे के नीचे एक युवा सुंदर नौकरानी धीरे धीरे उसके पैरों की मालिश कर रही थी, और दूसरे छोर पर
एक आकर्षक सुंदर महिला अपनी पतली उंगलियों से क्रिस्टल अंगूर तोड़ रही थी और धीरे से उन्हें युवक के मुंह में डाल रही थी। यह व्यक्ति 7 प्रोफाउंड मार्शल हाउस के रैंकिंग स्टोन झांग गुआन्यू का तीसरा स्थान मास्टर था। 7 प्रोफाउंड मार्शल हाउस के प्रमुख शिष्यों के अलावा वो 5वीं कक्षा की मार्शल प्रतिभा वाले एकमात्र प्रतिभाशाली व्यक्ति थे। इतना ही नहीं, बल्कि झांग गुआन्यू एक उत्कृष्ट प्रतिभा थी जिसे एलाइड ट्रेड एसोसिएशन एक द्वारा बड़ा किया गया था। भविष्य में उनके एलाइड ट्रेड एसोसिएशन का अध्यक्ष बनने की संभावना थी। एलाइड ट्रेड एसोसिएशन एक बड़ा संगठन था जिसका स्काई फॉर्चून किंगडम और यहां तक कि आसपास के कई देशों में भारी निवेश किया गया था। ये लंबे समय से अस्तित्व में था। यह स्काई फॉर्चून राजवंश से भी पुराना था। इतने महान संगठन के साथ इसका इतिहास और ताकत बहुत गहरा और अकल्पनीय था। स्काई फॉर्चून किंगडम के सभी युवा मार्शल कलाकारों में झांग गुआन्यू की मार्शल प्रतिभा केवल किन जिंगसुआन से कमतर थी। जिस महत्वपूर्ण पद पर वह थे, उसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि वह स्वर्ग के प्रिय पुत्र थे। सुंदर स्त्रियां, धन, शक्ति, ये सभी उसकी पहुंच में आसानी से थे। हालांकि एलाइड ट्रेड एसोसिएशन के विशाल संसाधनों और अपनी प्रतिभाशाली प्रतिभा के बावजूद उन्होंने अभी भी कोई आश्चर्यजनक परिणाम नहीं दिया था। 7 प्रोफाउंड मार्शल हाउस रैंकिंग स्टोन पर वह लिंग सेन और ताको के बाद केवल तीसरे स्थान पर था। लिंग सेन का अशुरा मार्शल इरादा था। उसकी ताकत दुर्जेय और घृणित रूप से असामान्य थी। उसके नीचे होना समझ में आता था। लेकिन ताको केवल चौथी श्रेणी की श्रेष्ठ प्रतिभा थी। हालांकि उनके पास जन्मजात दैवीय शक्ति थी, लेकिन उनकी प्रतिभा झांग गुआन्यू से कमतर थी और उनके पास उपलब्ध संसाधन भी बहुत हीन थे। झांग गुआन्यू के लिए ताको द्वारा दबाया जाना अनुचित था। अंततः यह निर्णय लिया गया कि झांग गुआन्यू का मार्शल आर्ट का दिल बहुत कमजोर था और वह अत्यधिक व्यभिचार में डूबा हुआ था। जब उन्होंने ड्रीम ट्रायल पास किया तो झांग गुआन्यू के परिणाम भयानक थे। लेकिन इस समस्या को जानते हुए भी एलाइड ट्रेड एसोसिएशन के पास झांग गुआन्यू को संयम बरतने के लिए मजबूर करने का कोई रास्ता नहीं था। ऐसा इसलिए था क्योंकि एक मार्शल आर्टिस्ट को अपने दिल और आत्मा की बात सुननी होती थी। यदि उन्हें अपने स्वभाव के विरुद्ध जाने के लिए बाध्य किया जाता तो उनका हृदय दबा दिया जाता और उनकी साधना में बाधा उत्पन्न हो जाती। इस स्थिति का सामना करते हुए एलाइड ट्रेड एसोसिएशन के पास एक बैकअप योजना थी। ये बस झांग गुआन्यू को 7 प्रोफाउंड मार्शल हाउस के बबूल गुट की खेती के तरीकों का अभ्यास करने देना था। हालांकि बबूल गुट के उच्च स्तरीय खेती पद्धति मैनुअल केवल मुख्य शिष्यों तक ही पहुंचाए गए थे। यदि झांग गुआन्यू उनका अध्ययन करना चाहता तो वह शाखा विधियों का अध्ययन कर सकता था। इस बिंदु पर उनके परिवार के गहरे इतिहास ने प्रदर्शित किया कि उनके हाथ कितनी दूर तक पहुंच सकते हैं। एलाइड ट्रेड एसोसिएशन ने जबरन अवसर पैदा करने के लिए अपने व्यापक नेटवर्क और नापाक तरीकों पर भरोसा किया और 7 प्रोफाउंड वैलीज के बबूल गुट को अपने मूल खेती विधि मैनुअल के एक हिस्से को पारित करने के लिए राजी किया ताकि झांग गुआन्यू इसका अभ्यास कर सके। झांग गुआन्यू पिछले आधे साल से इस साधना पद्धति का अभ्यास कर रहे थे और उनकी खेती पहले से ही बहुत बढ़ गई थी। नया और बेहतर झांग गुआन्यू पानी में मछली की तरह था। वह हर दिन सेक्स करता था और उसकी खेती लगातार बढ़ती गई। उन्होंने अपूर्व आराम के साथ आमोद प्रमोद और शारीरिक सुखों का स्वप्निल जीवन व्यतीत किया। आज रात जैसे ही झांग गुआन्यू 2 सुंदर रखैलों की कंपनी का आनंद लेने की योजना बना रहा था, उसे 7 प्रोफाउंड मार्शल हाउस से खबर मिली कि लिन मिंग उसे 4 महीने के भीतर चुनौती देगी। इससे उसकी कामेच्छा कम हो गई और उसके हृदय में क्रोध की ज्वाला भड़क उठी। ये 7 प्रोफाउंड मार्शल हाउस, ऐसा लग रहा था मानो वे उसे किसी प्रकार की धार तेज करने वाले पत्थर के रूप में ले रहे हों। हाँ, एल्डर वांग ने सीधे लिन मिंग को 7 प्रोफाउंड डिग्री देने के लिए क्राउन प्रिंस के महल का दौरा किया और उन्हें 7 प्रोफाउंड मार्शल टेस्ट के बारे में सूचित किया।
परीक्षण की आवश्यकताएं ये हैं कि वह 16 वर्ष की उम्र में मांसपेशी परिवर्तन के चरम चरण को प्राप्त कर ले, या जब वह 18 वर्ष का हो जाए तो हड्डी फोजिंग चरण तक पहुंच जाए। इसके अलावा यदि वह 3 महीने के भीतर 10,000 किलिंग एरे की शीर्ष 10 रैंकिंग में प्रवेश कर सकता है, आपको 4 महीने में हरा सकता है, 5 महीने के भीतर ताकू को हरा सकता है, या 6 महीने के भीतर लिंग सेन को हरा सकता है, तो उसे एक अतिरिक्त इनाम मिलेगा। और ये सचमुच समृद्ध पुरस्कार है। बोलने वाला 20 साल से अधिक उम्र का आदमी था। स्काई फॉर्चून किंगडम में वह 7 प्रोफाउंड मैरिटल हाउस के 7 प्रमुख शिष्यों में से एक थे। उसका नाम जो यू था। जो यू एक मार्शल आर्ट की खेती करने वाले परिवार से आते थे, और उन्होंने बबूल गुट की खेती के तरीकों का भी अभ्यास किया। इस वजह से उनके और जो यू के एक दूसरे के साथ अच्छे संबंध थे। हम्फ, चूंकि वे मुझे धार तेज करने के औजार के रूप में इस्तेमाल करना चाहते हैं, ठीक है, मैं इस तलवार को तोड़ दूंगा। ये लिन मिंग इन दिनों बहुत घमंडी हो गया है। एक साधारण तीसरी श्रेणी की प्रतिभा वाला छोटा लड़का बिना किसी कारण के ये दावा करने का साहस करता है कि वह 7 प्रोफाउंड मार्शल हाउस में एक सदी का प्रतिभाशाली व्यक्ति है। इन वर्षों में हालांकि झांग गुआन्यू की ताकत लिंग सेन और ताकू से कम थी, फिर भी उन्हें स्काई फॉर्चून किंगडम की युवा पीढ़ी में दूसरे सबसे प्रतिभाशाली व्यक्ति होने की प्रतिष्ठित प्रतिष्ठा प्राप्त थी, और वह पहला स्थान किन जिंगसुआन का था। हालांकि किन जिंगसुआन सिर्फ एक महिला थी, और इस वजह से उसने उससे बिल्कुल भी ईर्ष्या नहीं की। झांग गुआन्यू ने कभी भी महिलाओं से ईर्ष्या नहीं की, क्योंकि जब तक उन्होंने एक महिला पर विजय प्राप्त की, तब तक उनकी अपनी प्रतिभा उनकी बन गई, और यदि वह उन पर विजय प्राप्त नहीं कर सका, तो यह तब तक महत्वहीन था जब तक कि वह स्त्री अन्य पुरुषों द्वारा जीत न ली गई हो। यदि ऐसा होता तो झांग गुआन्यू इसे सहन कर सकता था, लेकिन ये लिन मिंग अलग था। इन पिछले दिनों में लिन मिंग ने उनसे सुर्खियां चुरा ली थीं। स्काई फॉर्चून सिटी की प्रमुख शक्तियों और आम मार्शल कलाकारों का सारा ध्यान उसी पर था। झांग गुआन्यू जैसे व्यक्ति को कौन याद रखेगा? झांग गुआन्यू ने क्या गिना? हालांकि वह रैंकिंग स्टोन पर तीसरे स्थान पर था, और उसकी प्रतिभा लगभग सभी से ऊपर थी, लेकिन लोगों को सबसे ज्यादा परवाह प्रतिभाओं की नहीं, बल्कि परिणामों की थी। स्काई फॉर्चून सिटी की सड़कों और गलियों में जब तक कोई व्यक्ति 7 प्रोफाउंड मार्शल हाउस की युवा पीढ़ी का उल्लेख करता है, ये सब लिन मिंग नाम के बारे में होगा। बस ये नाम सुनकर ही झांग गुआन्यू को दुख हुआ, और अब लिन मिंग के परीक्षण के लिए और भी अधिक सीधे तौर पर 7 प्रोफाउंड मार्शल हाउस ने ऐसी हास्यास्पद स्थितियों को सूचीबद्ध किया था। उन्होंने वास्तव में लिन मिंग को एक पौराणिक प्रतिभा के रूप में आगे बढ़ने के लिए एक सीढ़ी के रूप में उसका उपयोग करने की योजना बनाई थी। इससे झांग गुआन्यू का गुस्सा भड़क गया। हमेशा वह ही होता था जो दूसरों पर कदम रखता था। कब दूसरों की बारी थी उस पर कदम रखने की? बहुत अच्छा, क्या 7 पेशेवर मार्शल हाउस मास्टर हैं? चूंकि तुमने मुझे मानव पत्थर के रूप में उपयोग करने का साहस किया है, तो मैं उस व्यक्ति पर कदम रखूंगा जिसे तुमने इतनी दयालुता से चुना है, और उसे निर्दयता से अपने पैरों के नीचे रौंद दूंगा। ये बिल्कुल सही है। मैंने पहली परत की बड़ी सफलता के लिए पहले ही दिव्य बबूल शक्ति की खेती कर ली है। मैं आपको तीसरी श्रेणी की प्रतिभा और 5वीं कक्षा की प्रतिभा के बीच असमानता को देखने के लिए कहूंगा। झांग गुआन्यू का चेहरा एक भयानक रूप से चमक उठा। उसने एक हाथ से उस मनमोहक स्त्री के स्तन पकड़ लिए और अंगूर खिला रही स्त्री को अपनी ओर खींच लिया। महिलाओं ने आश्चर्य से चिल्लाया और वे तीनों एक साथ बिस्तर पर गिर पड़ीं। पर्दे बंद हो गए और झांग गुआन्यू बुरी तरह मुस्कुराया क्योंकि उसने दोनों रखैलियों के कपड़े फाड़ना शुरू कर दिया। चूंकि उसका हृदय क्रोध से जल रहा था, स्वाभाविक रूप से उसे इसे कहीं न कहीं बाहर निकालना ही था। झांग गुआन्यू का निकास का तरीका बहुत सीधा था, और वह था इसे एक महिला के शरीर पर उतारना। बिस्तर पर महिलाओं की कोमल और भद्दी आवाजें सुनकर जो यू ने केवल अपना सिर हिलाया, पीछे मुड़ा और चला गया।
वह झांग गुआन्यू को लंबे समय से जानता था और उसे झांग गुआन्यू की परिपक्वता के स्तर की कुछ समझ थी। झांग गुआन्यू कभी भी किसी अन्य व्यक्ति के लिए स्वेच्छा से कदम उठाने के लिए खुद को त्याग नहीं देगा। लेकिन अब, चूंकि 7 प्रोफाउंड मार्शल हाउस ने झांग गुआन्यू को लिन मिंग के विरोध में धकेल दिया है, तो झांग गुआन्यू स्वाभाविक रूप से लिन मिंग से निपटने के लिए कुछ उपाय करेंगे। झांग गुआन्यू एक बहुत ही अहंकारी दिल और उससे भी अधिक मजबूत स्वामित्व वाले स्वभाव वाला व्यक्ति था। वह ऐसा व्यक्ति था जो दुनिया की सभी सुंदरता और बढ़िया चीजों को अपने पास रखना चाहता था। वह केवल लिन मिंग की भविष्य की उपलब्धियों की असीमित क्षमता के कारण हार स्वीकार नहीं करेगा। हालांकि झांग गुआन्यू एक कामुक प्लेबॉय, कामुक और बेहद घमंडी था, फिर भी वह बहुत सारे प्रतिभाशाली व्यक्तियों के बीच बड़ा हुआ। उनका पालन पोषण एलाइड ट्रेड एसोसिएशन के परिष्कृत और जटिल वातावरण में हुआ, और फिर भी वे शीर्ष पर पहुंचने में सक्षम थे। इसका मुख्य कारण झांग गुआन्यू की शीर्ष स्तरीय प्रतिभा थी, लेकिन बुद्धिमत्ता के संबंध में वह कभी मूर्ख नहीं था। झो यू किसी से भी बेहतर जानता था कि अगर झांग गुआन्यू ने किसी का तिरस्कार किया तो वह व्यक्ति निश्चित रूप से एक दुखद मौत मरेगा। झांग गुआन्यू डरावना था। इस दुनिया में 2 तरह के मार्शल आर्टिस्ट थे जिन्हें भड़काना खतरनाक था, पागल और पागल। पहला लिंग सेन की तरह एक मार्शल पागल था, जिसकी व्यक्तिगत ताकत भयानक थी। लेकिन वह झांग गुआन्यू जैसा पागल था, जिसका प्राकृतिक स्वभाव पागलपन वाला था और वह आसानी से किसी की भी जान ले सकता था। प्रबल भय अनुचित होता है, अनुचित भय आत्मघाती होता है, और आत्मघाती भय पागलों से होता है। झांग गुआन्यू एक पागल व्यक्ति था। यदि कोई उस पर चाकू से वार करता तो वह बचता या बचता नहीं, बल्कि ब्लेड से दर्द सहता और फिर उनका गला फाड़ देता। ऐसे मनोरोगी से निपटते समय औसत आदमी उससे लड़ने की हिम्मत ही नहीं करेगा। झांग गुआन्यू 4 महीने बीतने से पहले लिन मिंग का सामना कर सकता है, लेकिन मुझे नहीं पता कि वह ऐसा करने के लिए किस साधन का उपयोग करेगा। ये सोचते हुए झो यू के चेहरे पर एक दिलचस्पी भरी मुस्कान दिखाई दी। लिन मिंग एक मुख्य शिष्य बनना चाहते थे, लेकिन यह इतना आसान नहीं था। सबसे पहले उन्हें झांग गुआन्यू नामक बाधा को पार करना था। जब लिन मिंग 7 प्रोफाउंड मार्शल हाउस में अपने कमरे में लौटे, तब तक बहुत रात हो चुकी थी। उसने स्थानिक वलय निकाला और उसे ध्यान से देखा। उसने पहले से ही कुछ सोने और असली सार पत्थर अंदर जमा कर दिए थे। हालांकि स्थानिक वलय का आंतरिक स्थान अस्थिर था। जब तक वलय नष्ट नहीं हुआ, यह अचानक ढह नहीं जाएगा। एक मार्शल कलाकार यह समझने में सक्षम होगा कि एक स्थानिक रिंग का जीवनकाल कब समाप्त हो रहा है। इसलिए ऐसी अचानक स्थितियां कभी नहीं होंगी जहां रिंग में सब कुछ गायब हो जाएगा। लिन मिंग ने पहले ही 200 से अधिक सच्चे सार पत्थर जमा कर लिए थे। उसके पास क्राउन प्रिंस से उपहार में मिले सच्चे सार पत्थर थे, वांग गण से उपहार में मिले सच्चे सार पत्थर थे, और स्वर्गीय निवास में प्रवेश करने के लिए पुरस्कार के रूप में मिले सच्चे सार पत्थर भी थे। ऐसे रईस भी थे जो लिन मिंग को सच्चे सार वाले पत्थर उपहार में देना चाहते थे, लेकिन उन्होंने उन्हें अस्वीकार कर दिया था। यदि लिन मिंग को उनके उपहार मिलते हैं, तो वह उन पर एक एहसान करेगा, और वह भविष्य में इनमें से किसी के साथ उलझना नहीं चाहता था। अब उसके पास जो असली सार पत्थर थे, वे पहले से ही उपयोग के लिए पर्याप्त से अधिक थे। 7 प्रमुख हत्या समूहों में भी उनके पास प्रचुर मात्रा में समय था। हालांकि अगर लिन मिंग 4 महीनों में झांग गुआन्यू से आगे निकलना चाहते, तो यह बहुत मुश्किल होगा। उन्होंने एक नए तरीके के बारे में सोचा था, और लिन मिंग ने जो सोचा था वह था शरीर शिलालेख प्रतीक। देवताओं के क्षेत्र के शिलालेख प्रतीक 4 प्रकार के थे। ये वस्तु शिलालेख, औषधीय शिलालेख, शरीर शिलालेख और आत्मा शिलालेख थे। इन चारों में से प्रत्येक को शुरू करना पिछले की तुलना में अधिक कठिन था। जहां तक आत्मा शिलालेख प्रतीकों का सवाल है, लिन मिंग उन पर स्पष्ट नहीं थे।
अब तक लिन मिंग ने वस्तु शिलालेख और औषधीय शिलालेख के प्रारंभिक शिलालेख प्रतीकों को सीख लिया था। शारीरिक शिलालेख प्रतीकों की योजना के लिए सच्चे सार के उच्च भंडार की आवश्यकता थी। अतीत में लिन मिंग का असली सार अपर्याप्त था, लेकिन अब जब वह ट्रू प्राइमल कैओस फॉर्मूला के दूसरे स्तर पर पहुंच गया था और उसकी साधना विसरा प्रशिक्षण की बड़ी सफलता पर थी, तो आखिरकार उसे इस तरह के शरीर शिलालेख प्रतीक को तैयार करने में सक्षम होने का कुछ आत्मविश्वास हुआ। 1. पूर्व में इसे चैम्बर ऑफ कॉमर्स के नाम से जाना जाता था।